और जहां से हम लोग चले थे आयन पढ़ रहे थे। आयन, आयन क्या है? आयन क्या है बताओ, बताओ आयन क्या है? हाँ, किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती है? किसमें बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की संख्या? मतलब आयन है क्या? अरे तो किस में, जिसमें तो बोल रहे हैं, मतलब किस में? क्यों भाई आप बताइए। परमाणु में, सिंपल सी बात है, परमाणु में ना इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा या बढ़ेगा? बैठो। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? आयन। और ये कब होता है? जब दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक हो और एक परमाणु धातु का हो और दूसरा परमाणु अधातु का। तो अभी वही चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, एक परमाणु धातु का और एक परमाणु अधातु का। धातु की पहचान कैसे करते हैं? जिसके बाहर एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, और जिसके बाहर तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? अधातु। ये पहचानने का तरीका है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आपको बस याद रखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन बदल जाते हैं, यानी वो पहले से वो आयन रहते हैं और उन्हीं का आदान प्रदान हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, अलग अलग किताबों में इसका डेफिनेशन अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है, पर आप इसे याद रखेंगे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे देखिए, सोडियम क्या है? धातु। बेरियम क्या है? धातु। बेरियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, पर सल्फेट धातु नहीं है, अधातु। अधातु से बना हुआ है। सल्फर ऑक्सीजन अधातु होते हैं, क्लोरीन क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो ठीक से देखा जाए तो सोडियम जरूर सल्फेट को इलेक्ट्रॉन दिया होगा और बेरियम जरूर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तुम बताओ, ये बता सकते हो कि सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है सल्फेट को? एक। यहाँ दो सोडियम क्यों? दो दिया है, क्यों? सल्फेट के बाहर कक्षा में 6 होता है, चाहिए कितना इसको? 2 चाहिए, तभी ना 8 होगा, 8 पुराना रहता है। तो सोडियम के पास बाहर कितना होता है? 1। तो 2 गो सोडियम मिल करके एक ही को देगा तो इसका पूरा 8 को पुर जाएगा, तो इसीलिए Na2 लिखा हुआ है। समझ में आया? बहुत अच्छा। यहाँ Ba केवल क्यों लिखा है? यहाँ Ba2 क्यों नहीं है? क्लोरीन को 1 चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं है? और यहाँ Cl2 क्यों है? बेरियम के पास बाहर 2 गो होता है, लेकिन सोडियम के पास 1 होता था, इसके पास 7 होता है। क्लोरीन 2 गो चाहिए, तभी ना बेरियम के पास 2 गो होता है, तो एगो क्लोरीन एगो को दे देगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बच गया बेरियम के पास। हाँ, मतलब सीधे सीधे समझो, राम नाम का एक आदमी है, उसके पास 2 रुपया है ना? अगला जो आदमी है उसे सिर्फ कितना चाहिए? 1 रुपया। तो ऐसे कितने आदमी चाहिए? 2 आदमी, तभी ना 1-1 रुपया दिएगा, तो इसका 2 रुपया खत्म होगा। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छा। अब आयनों का आदान प्रदान देखते हैं। गौर से देखिए, इक्वेशन में जहां क्लोरीन हुआ करता था और बेरियम, तो बेरियम यहां से हट चुका है। बेरियम अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, तो बेरियम आयन बन चुका है कि नहीं? बेरियम आयन है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, घट जाने की वजह से बेरियम क्या बन गया? आयन। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे दिया, तो सोडियम क्या है? आयन है। अब यही आयन किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। और यह बेरियम आयन किसके साथ है? सल्फेट के साथ। देखो, हेर फेर हो गया, सोडियम क्लोरीन के साथ और बेरियम किसके साथ? सल्फेट के साथ। ऐसा हो गया। तो जब ऐसा हो रहा था तो क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और सोडियम के पास कितना होता है? 1। इसीलिए 1 सोडियम और 1 क्लोरीन लिखा गया, NaCl। सल्फेट को कितना चाहिए? 2। और बेरियम के पास होता भी है 2। तो देखो, इनमें जो रिलेशन है, बेरियम का सबसे प्यारा दोस्त वही है जो एक ही बार में दोनों ले ले। तो ऐसा कौन हो सकता है? सल्फेट। तो इसीलिए बेरियम किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ। और सोडियम किसके साथ आ गया? क्लोरीन के साथ। तो देखो, सोडियम बेरियम के पास और बेरियम सोडियम के पास, हेर फेर हो गया।
क्या पढ़े इसमें? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता हो, आदान प्रदान, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसे संतुलित कर लिए हैं, इधर 2 सोडियम है तो यहाँ बाहर 2 लिख दिए, तो क्लोरीन भी 2 हो गया और सोडियम भी 2 हो गया। समझ में आया? ये सारी चीजें जो होती हैं पानी में मिला करके किया जाता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट जो है पानी में मिलाया हुआ है, एक्वस है। बेरियम क्लोराइड ये भी किसी में मिलाया हुआ है पानी में। इन दोनों को आपस में मिला दिए, आपस में जैसे ही मिलाए तो एक तरफ सोडियम क्लोराइड नमक बन गया, वो भी पानी में मिला ही हुआ है, उसमें ही मिला हुआ है, और साथ में क्या बना, बेरियम सल्फेट। एक चीज देख रहे हो, तीर का चिन्ह नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो? जब तीर का चिन्ह किसी प्रोडक्ट के पास नीचे की तरफ हो तो समझ लेना कि ये बालू जैसा नेचर रखता है। बालू को पानी में डालोगे तो क्या होगा, बैठ जाएगा, तो उसी को हम अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप हमेशा याद रखना कि वो नीचे बैठ जाता है। अब किस रूप में रहता है? ठोस रूप में। जैसे बालू को नीचे डालो, पानी में घुल करके नीचे जा करके बैठ जाएगा कुछ देर के बाद और ठोस हो जाएगा। तो इसका मतलब बेरियम सल्फेट के बाद तीर का चिन्ह नीचे है, इसका मतलब ये क्या है, अवक्षेप है, ठोस के रूप में नीचे जा करके बैठ गया है। और सोडियम क्लोराइड काथी में मिला हुआ है, पानी में। इसको और बढ़िया से देखते हैं, देखिए सोडियम सल्फेट, ये रहा सोडियम सल्फेट, ऐसा दिखता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड, लगभग उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा ये ज्यादा व्हाइट है और ये कम व्हाइट है। ये बेरियम क्लोराइड, देखिए ये दोनों, इन दोनों को हमने पानी में मिलाया, पहले पानी में मिला दिया, इनका एक घोल तैयार हो गया। तो अब गौर से देखिए, जब इन दोनों को आपस में मिलाइएगा, तो जैसे ही आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी अभी मैंने बताया कि BaSO4 किस रूप में जम जाएगा, बालू की तरह, यानी अवक्षेप की तरह। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा है ना, यही हिस्सा किसका है, BaSO4 का। ये जम गया है एकदम नीचे तली में इतना दूर, बाकी ऊपर क्या है, पानी में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड, मतलब नमकीन पानी। सोडियम क्लोराइड नमक कहते हैं, यानी कि पानी कैसा है, नमकीन पानी था। NaCl एक्वस है और नीचे क्या बैठ गया है, BaSO4। क्या ऐसा पहले था? नहीं, सोडियम सल्फेट अलग चीज था, बेरियम क्लोराइड अलग चीज था। इन दोनों को जैसे ही हमने पानी में मिलाया, पानी में एक साथ मिलाया, पानी में अलग अलग मिलाकर, तो इस तरह का अवक्षेप प्राप्त हुआ, ये नीचे बैठ गया, तो बेरियम सल्फेट हमारा अलग हो गया। ये बात क्लियर हुआ? अच्छा, और भी एग्जांपल है, देखिए लेड नाइट्रेट, आइए है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी पानी में मिला हुआ लेड नाइट्रेट है। दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, ये भी काथी में मिला हुआ है, पानी में मिला हुआ है। इन दोनों को मिलाए तो देखिए, बताइए तो क्या क्या बदला है अपना स्थान कौन कौन अपना स्थान चेंज किया है? जहां आई है वो अपनी जगह पर ही आई है, देखो समझ में आया। और जहां नाइट्रेट है वो नाइट्रेट भी अपने जगह पर है। अब बताइए, के अकेले है और आयोडाइड अलग है। आपको याद होगा हैलोजन परिवार बताए थे, नहीं बताए हैं? कोई बात नहीं, 9th में हम बताए होंगे। हैलोजन परिवार के बारे में नहीं जानते हो? केमिस्ट्री में कभी भी हैलोजन परिवार के बारे में पूछा जाए, या हैलो परिवार के बारे में, या हैलाइड, तो इसका मतलब याद रखना है, 4 गो आपको याद रखना है नाम। एक तो बहुत ही आसान है जो आपको याद रहेगा हमेशा, क्लोरीन, याद रहेगा। क्लोरीन में लास्ट में इन लगा है ना, ऐसा जो भी नाम है 4 गो है ऐसा नाम, और कोई भी उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये चारों को जरूर याद रखिए। फ्लोरीन, नाम सुने हो? फ्लोरीन, F सिंबल हो गया, क्लोरीन है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन पहले, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्या चीज, आयोडीन। तो याद कर लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। केमिस्ट्री में इसका नाम क्या है, हैलोजन, हैलोजन परिवार। हैलोजन में जन हटा दो, हैलो भी बोल सकते हो। हम बोलेंगे कि हैलो फैमिली के बारे में बताओ कौन कौन होता है भाई, तो क्लोरीन बोलना है, क्लोरीन बोलना है, ब्रोमीन बोलना है, आयोडीन। क्यों इसको एक परिवार बोला जाता है, एक परिवार का हिस्सा क्यों माना जाता है?
कारण है। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए, बाहर कुछ भी हो उससे बहस नहीं है। कितना चाहिए? तो क्लोरीन को भी एक एक चाहिए, ब्रोमीन को भी एक एक चाहिए, और आयोडीन को भी कितना चाहिए? एक। एक तीर से चार निशान। समझ में आया? हम कोई भी सवाल अब बनाएंगे, केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखेंगे तो हमको ये चारों याद रहेगा, तो हमको कोई भी इक्वेशन हम पूरा कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम, तो इस पोटेशियम का 2 8 8 1 होता है ना, यानी बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ये एक दे सकता है, ये चारों एक ही गो ले सकता है। इसलिए के का एफ से रिएक्शन होगा तो के एफ बनेगा। तो पढ़ेंगे पोटेशियम फ्लोराइड। समझ में आया? क्लोरीन से बनेगा तो KCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड। बी आर से रिएक्शन करेगा तब पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। आई से करेगा तब पोटेशियम आयोडाइड। बोलो क्लियर हुआ? तब पोटेशियम क्लोराइड फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम फ्लोराइड हो जाएगा। वैसे ही कोई और तत्व हो, कोई और तत्व अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए कैल्शियम है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन फ्लोरीन से कराए, चाहे क्लोरीन से कराए, चाहे ब्रोमीन से कराए, और चाहे आयोडीन से कराए, ठीक है। इसको चाहिए कईगो? एगो। कैल्शियम के पास कितना है? 2 गो। तो 2 गो क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, तो 2 गो, तो यहाँ पे F2 लिखना पड़ेगा, तो कैल्शियम फ्लोराइड इसको कहेंगे। यहाँ पे Cl2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 क्लोरीन चाहेगा, तो क्या कहेंगे इसको? कैल्शियम क्लोराइड। Br भी कई जरूरत पड़ेगा, Br2 लिखना पड़ेगा, तो कैल्शियम ब्रोमाइड कहेंगे। आई लगेगा तो आई कई गो लगेगा? 2 गो, तो इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम आयोडाइड। बुझाया? कोई भी चीज से रिएक्शन अगर कराना होगा तो ये हाइड्रोजन परिवार आपको याद रखना है। बोलिए क्लियर हुआ सब लोगों को? समझ में आ गया? तो अब सभी बच्चे देखिए, आयोडीन है, तो आयोडीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। पोटेशियम के पास भी कितना है? एक। तो पोटेशियम आयोडाइड है। अब देखिए लेड, यहाँ NO3, आपको याद होगा NO3 पढ़ाए थे। NO3 को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? याद कीजिए, एक चाहिए, याद रखना है। नाइट्रेट को कितना चाहिए? एक चाहिए। तो बताइए यहाँ नीचे 2 क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब पीबी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तब याद हो गया हमको। अब जब भी लेड का सवाल आएगा, पीबी का सवाल आएगा, तो हम क्या याद करेंगे? हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पीबी कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2 देता है। नाइट्रेट को कई गो चाहिए? एक गो, तो इसीलिए नाइट्रेट कई गो लिखा गया है? 2 गो। तो ये लेड नाइट्रेट हो गया। काफी में मिला हुआ है? पानी में, तो ये एक्वस हो गया। पोटेशियम आयोडाइड, ये काफी में मिला हुआ है? पानी में, तो ये भी एक्वस हो गया। अब आयनों का आदान प्रदान होगा। जब ये रिएक्शन करेंगे तो पीबी आई के पास, और के जो है किसके पास चला जाएगा? NO3 के पास। बोलो क्लियर हुआ? ये अपना स्थान आदान प्रदान कर लिए। तो बन गया क्या चीज? लेड आयोडाइड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम को एगो देना था, नाइट्रेट को एगो लेना था, तो बड़े आराम से रिएक्शन हो गया। अब देख रहे हो आयनों का आदान प्रदान क्यों है, कैसे हो रहा है? जिसको जो सबसे ज्यादा पसंद, वो अपना स्थान बदल ले रहा है। और किसको सबसे ज्यादा कौन सा स्थान पसंद है? जितना देना है ना, और जितना लेने वाला है वो मैच कर जाना चाहिए। समझ में आया? अब देखो लेड कितना देना चाहता है? 2। ये कितना लेना चाहता है? 1। क्या इसमें जोड़ी खा रहा है? नहीं। लेड देना चाहता है कितना? 2। 2 देना चाह रहा है। आयोडीन कितना लेना चाह रहा है? 1 ले रहा है। यहाँ तो जोड़ी नहीं खाया। लेकिन पोटेशियम कितना देना चाह रहा है? 1। और NO3 कितना लेना चाह रहा है? यहाँ जोड़ी खा गया ना, तो ये तो बात है कि एगो खाए चाहे ना खाए, एगो का जोड़ी लग गया ना, तो ये तो हो गया, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो बन गया लेड आयोडाइड, और क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट। बताओ तो कौन ऊपर कौन नीचे रहेगा? लेड आयोडाइड नीचे बढ़ जाएगा और ये ऊपर रहेगा। बोलो पोटेशियम नाइट्रेट ऊपर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अभिक्रियाएं कुछ ऐसी भी होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रोडक्ट जो बनता है, उत्पाद जो बनता है, वो नीचे तली में बैठ जाता है, जिसे हम अवक्षेप बोलते हैं। इसलिए इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक नाम तो जानते हैं कि द्विविस्थापन, द्वि को उभय विस्थापन भी बोल सकते हो, द्विविस्थापन तो कहते ही हैं, लेकिन
अवक्षेप बने तो इसका नाम और क्या पड़ जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया भी पूछ सकता है। तो चीज वही है, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में अलग हो जाता हो, ठोस के रूप में अलग होकर के नीचे बैठ जाए, चाहे कुछ भी हो, वो अलग होना चाहिए। अलग हो जाए तो उस ठोस को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। एवं इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल ऊपर देखिए लिया, क्लियर हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया के एग्जाम्पल पूछे तो दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे, क्लियर हो गया। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितना बताए उसी में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और उतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट, ठीक है, अगर इसे आप समझ जाते हैं तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको संचारण के बारे में खाली जान लेना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। गौर से देखिए, ऑक्सीडेशन में OX है ना, OX, रिडक्शन में RE है। अगर यही मैं पहले लिखा रहता रिडक्शन एंड क्या लिखा रहता, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन में का RED यहाँ देखो लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन में का OX, एक साथ जोड़ेंगे तो क्या पड़ जाएगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स में रेड का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, तो पूरा नाम क्या हो गया, रेडॉक्स। रेडॉक्स, अब ध्यान से समझिए कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको परीक्षा में पूछता है। रेडॉक्स कोई एक अभिक्रिया नहीं है, रेडॉक्स कितने तरह की अभिक्रिया है, 2 तरह की। और इन दोनों तरह की अभिक्रियाओं को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जहां ऑक्सीडेशन रहेगा तो उसको हिंदी में 2 गो नाम से जाना जाता है, या तो उपचयन बोलो या क्या बोलो, ऑक्सीकरण। याद रखना, उपचयन, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा, और एक होगा अपचयन या अवकरण, बुझा गया। अपचयन या अवकरण, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या चीज, उपापचय। क्लियर हुआ। अभिक्रिया, अब आगे समझते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा और उस अभिक्रिया के दौरान कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है और उसमें ऑक्सीजन जाके सट गया तो हम कहेंगे ना कि ऑक्सीजन बढ़ गया। या किसी में हाइड्रोजन अगर है, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कहेंगे ना कि उसका हाइड्रोजन घट गया। तो ये 2 चीजें अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण। नाम में ही अर्थ छिपा है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, इतने याद रखो। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ, इसका ठीक उल्टा सोचना है, हाइड्रोजन में कमी। ऑक्सीजन में वृद्धि मतलब इसका उल्टा क्या होगा, हाइड्रोजन में कमी। इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आपके सामने यहाँ पे एगो धातु लिए है, कॉपर, तांबा। मान लीजिए खुली अवस्था में तांबा को आप छोड़ दिए तो हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन कॉपर में जाके सट जाएगा, तो कॉपर का ऑक्सीजन, कॉपर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी कि घटी, बढ़ गई, और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बना, CuO बना। अब बताओ, पहले कॉपर अकेला था बेचारा और इसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ गया तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। अब इसे और बढ़िया से समझो, इस अभिक्रिया में कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर का उपचयन हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉपर ने क्या किया है, अब यहाँ पे भी सवाल ये उठता है कि कॉपर ने ही इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों किया, क्योंकि कॉपर धातु है
और धातु के पास ही इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। समझ में आया? ऑक्सीजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 100 इलेक्ट्रॉन। कॉपर के बाहर कितना? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ये ऑक्सीजन को। यानी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जब वो त्याग करेंगे तभी उनमें ऑक्सीजन आके सटेगा। तो हम ये बोलेंगे कि याद रखना है, तो आपको एक शॉर्टकट तरीका याद रखना है। जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करे कोई धातु, तो उस समय समझ लेना कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो धातु यानी कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी पदार्थ में, ऑक्सीजन की अब क्या हो जाए? कमी। पहले वृद्धि हो रहा था, अब बात क्या है? कमी। या हाइड्रोजन की क्या हो जाए? वृद्धि, उल्टा। तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन, या क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड, ये पहले बन चुका है। कैसे बना था? कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन उसमें जाके चिपक गया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। संयोग से उस जगह पर कौन सा गैस पहुंच गया? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन पहुंच गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो बहुत प्यारे दोस्त हैं। ये दोनों जब भी नजदीक होंगे तो ये अभिक्रिया करने का सोचेंगे। समझ में आया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर लिए तो क्या बना लिए? जल बना लिए। ले भाई, कॉपर का ऑक्सीजन कम हो गया कि बढ़ गया? इसका ऑक्सीजन कम हो गया। तो यहाँ अगर बढ़ता तो ऑक्सीकरण बोलते, लेकिन इसका ऑक्सीजन कम हो गया है तो इसलिए क्या हुआ? अपचयन, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? अवकरण। क्लियर हुआ? अवकरण को हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, यानी कि रिडक्शन हुआ। इस अभिक्रिया में कॉपर को पुनः अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए। पहले इलेक्ट्रॉन बेचारे का क्या हो गया था? छिना गया था। कौन छीन लिया था? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था। अब बताओ, ऑक्सीजन जब यहाँ से H2 के पास गया तो जाते जाते कहा ऑक्सीजन कि तू अपना इलेक्ट्रॉन तू अपने पास रख। ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर का लिया था ये, वो दे दिया कॉपर को। कॉपर अकेला बेचारा रह गया। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन जो छिनाया था इसको वापस मिल गया। तो आपको याद रखना कि इस अभिक्रिया में कॉपर पुनः अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर का क्या हुआ है? आए अपचयन हुआ है। उस समय क्या हुआ था? उप आए यहाँ देखो, ये याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उपचयन, और यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन। तो उपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का पुनः मिल जाना। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिए, इन दोनों जो क्रिया है, इन दोनों क्रियाओं को जो एक साथ में होता है, हेलो, इन दोनों क्रियाओं को जो ये दोनों एक साथ में होते हैं, आप ही सोचिए, कॉपर को खाली छोड़ दिए हैं, हवा में छोड़ दिए, ऑक्सीजन मिल गया, कॉपर ऑक्साइड बना, और उसी जगह पर कौन मौजूद है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फिर क्या करेगा? ऑक्सीजन को हटाएगा। तो ये क्रियाएं दोनों लगभग प्राय क्या होती हैं? एक साथ होती है। और एक साथ होती है इसलिए इसको हम लोग कौन सी क्रिया कहेंगे? रेडॉक्स। रेडॉक्स कहेंगे। रेडॉक्स का जब भी पूछा जाए कि रेडॉक्स क्या है, तो सीधे सीधे पहले ऑक्सीकरण का परिभाषा लिख दो, फिर किसका लिख दो? अवकरण का लिख दो, और लास्ट में लिख दो कि इन दोनों अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपको समझना है संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, खुली हवा आदि के संपर्क में आती है तो उन धातुओं पर एक परत बनने लगती है। समझ में आया? इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, खुली हवा आदि के संपर्क में आएगी तो धातुओं पर एक परत तो बनेगा ही बनेगा। समझ में आया? और वो जो परत बनता है वो बाहर की चीजें से, ऑक्सीजन का मिल जाना, लोहा से, तो जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा लोहा पर, क्योंकि ऑक्सीजन जाकर के लोहा से अभिक्रिया कर लेगा। तो ऑक्सीजन जब से ही अभिक्रिया करेगा तो उस पर एक लेयर बन जाएगा, और जब लेयर बन जाएगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि धातु का क्या हो गया? संक्षारण हो गया। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चांदी के ऊपर काली परत का बनना। चांदी को खुला छोड़ दो,
खुला छोड़ दोगे तो ये तनी तेजी में नहीं, थोड़ा धीरे धीरे खराब होता है और उस पर काला काला हल्का हल्का दाग लगने लगता है। चांदी को खुला हवा में छोड़ दीजिएगा तो ठीक है। तांबे को छोड़ दीजिएगा ना तो उसमें हरा हरा कलर का परत जमने लगता है। तांबा को देखना, पुराना तांबा कोई भी होगा तो हरा हरा उस पर कलर लग जाता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। लोहा है, लोहा पर क्या लगता है, जंग लग जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब इसके बेस पर कुछ सवाल है, तो ये सवाल जो है कल आप लोगों को हम करवाएंगे, जो कि नोट्स में नहीं है, उसको हम अलग से क्वेश्चन कल से लिखवा